प्यारे दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आपका अपने YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आइए हम शेयर या यूं कहें इशू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर चलते हैं या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर चलते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, practical problems of issue of shares। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बता दिया था। जर्नल एंट्रीज इशूड एट पार बता दिया था, इशूड एट प्रीमियम बता दिया था, इशूड एट डिस्काउंट बता दिया था। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इशू ऑफ शेयर पर चलेंगे। मतलब इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी हम उनकी शुरुआत कर रहे हैं इस सीरीज़ में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बीके झा की एक पुस्तक है। बीके झा साहब की कॉरपोरेट अकाउंटिंग है और ये 12th और ग्रेजुएशन में कॉमर्स बीकॉम के लिए दोनों ही क्लासेस के जो इशू ऑफ शेयर लेसन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है। आप इसे बेहतर तरीके से पढ़िएगा और मैं क्वेश्चन यहाँ अंकित करने का भी प्रयास करूँगा और वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कोशिश करते हैं। प्रश्न है, मैं एक बार पढ़ के आपको बताता हूँ। कल्पना लिमिटेड ने 10 रुपये प्रति अंश वाले 40,000 अंशों का निर्गमन किया, जिनकी शर्तें निम्नलिखित हैं। 3 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम याचना और 2 रुपये अंतिम याचना पर। समस्त अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आए और आवंटन किया गया। जर्नल प्रविष्टियां दीजिए यह मानते हुए कि आवंटन, प्रथम याचना तथा अंतिम याचना पर देय समस्त राशियां प्राप्त हो गई हैं। बैंक खाता, अंश पूंजी खाता, अंश निर्गमन व्यय खाता तथा प्रारंभिक स्थिति विवरण भी तैयार कीजिए और अंशों के निर्गमन पर 20,000 रुपये व्यय हुए। इतना क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे आते हैं। सबसे पहले ये कहा है कोई कल्पना लिमिटेड नाम की कंपनी है। कल्पना लिमिटेड नाम की कंपनी है। कल्पना लिमिटेड नाम की कंपनी है। कल्पना लिमिटेड नाम की कंपनी ने 10 रुपये प्रति अंश वाले, मतलब एक अंश जिसकी वैल्यू है 10 रुपये वाले 40,000 अंशों का निर्गमन किया। 40,000 अंशों का निर्गमन किया। 40,000 अंशों का निर्गमन किया। ध्यान दे के चलिएगा। कोई कल्पना लिमिटेड नाम की कंपनी है। कल्पना लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 40,000 अंशों का निर्गमन किया हुआ है। कल्पना लिमिटेड इश्यूड 40,000 शेयर और उनके शेयर की वैल्यू कितने रुपए है? ऑफ ₹10। 10 रुपये के शेयर कल्पना लिमिटेड के हैं और उन्होंने अपने कितने अंशों का निर्गमन किया हुआ है? 40,000 अंशों का निर्गमन किया। लेकिन जो ये 10 रुपये उनके अंशों की वैल्यू है या फेस वैल्यू है वो कैसे वसूल करेंगे? तो उन्होंने टर्म्स बनाए कि एप्लीकेशन पर हम लेंगे 3 रुपये, एप्लीकेशन पर लेंगे 3 रुपये। अलॉटमेंट पर बनाया कितने रुपए लेंगे? 3 रुपये। फर्स्ट कॉल पर उन्होंने बनाया कितने रुपए लेंगे? 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपये। फाइनल कॉल पर उन्होंने बनाया कितने रुपए? 2 रुपये। फाइनल कॉल पर 2 रुपये। इतनी बातें क्वेश्चन समझ आई? फिर से समझ लेते हैं। कल्पना लिमिटेड नाम की एक कंपनी है।
कल्पना लिमिटेड ने अपने 10 रुपये वाले 40,000 अंशों का निर्गमन किया। फिर से ध्यान दीजिएगा, कल्पना लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। कल्पना लिमिटेड ने अपने 10 रुपये वाले 40,000 अंशों का निर्गमन किया। कल्पना लिमिटेड इश्यूड ऑफ हिज शेयर ₹10, उनके 10 रुपये वाले शेयर थे। और कितने शेयर इशूड किए? 40,000 शेयर इशूड, 40,000 अंशों का निर्गमन किया 10 रुपये वाले। एप्लीकेशन पर उन्होंने 3 रुपये निर्धारित किए, अलॉटमेंट पर 3 रुपये निर्धारित किया, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये निर्धारित किया और फाइनल कॉल पर भी 2 रुपये निर्धारित किया। फिर आगे ये कहा है, यह मानते हुए कि आवंटन, प्रथम याचना तथा अंतिम याचना पर देय समस्त राशियाँ यथा समय प्राप्त हो गई। मतलब किसी भी प्रकार का कोई एरियर नहीं हुआ है। कंपनी ने जब जब पैसा मांगा तब तब पैसा मिला। मतलब अलॉटमेंट पूरा मिल गया, एप्लीकेशन पूरा मिल गया, अलॉटमेंट पूरा मिल गया, फर्स्ट कॉल पूरी मिल गई और फाइनल कॉल पूरी मिल गई। कंपनी का कोई भी पैसा ड्यू नहीं है। लेकिन कितने शेयर सब्सक्राइब हुए ज़रा ये भी देखते हैं। कल्पना लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 40,000 अंशों का निर्गमन किया। एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये और फाइनल कॉल पर 2 रुपये। फिर आगे कह रहे हैं, यह मानते हुए कि आप समस्त अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आए। मतलब कल्पना लिमिटेड ने 40,000 अंशों को इशूड किया हुआ है और उसको खरीदने के लिए एप्लीकेंट कितने आए हैं? पूरे 40,000 एप्लीकेंट भी हैं। 40,000 लोग शेयर खरीदने के लिए पैसा दे चुके हैं। क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। कैसे? अब पूरा क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन ये कहा गया है, मान लीजिए हम कल्पना लिमिटेड नाम की कंपनी चलाते हैं। अब हमें अपनी इस कंपनी के शेयर इशूड करने हैं। मतलब लोगों तक अपने शेयर देने हैं और उनसे पैसे लेने हैं। और हमने अपने शेयर की वैल्यू कितने रुपए फिक्स कर दी है? 10 रुपये। 3 रुपये एप्लीकेशन मांगा, 3 रुपये अलॉटमेंट मांगा, 2 रुपये फर्स्ट कॉल मांगा और 2 रुपये फाइनल कॉल मांगा। लेकिन मैंने ये कहा है कि जो कोई भी मुझसे जुड़ना चाहता है, मैंने प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया। प्रॉस्पेक्टस जारी करने के बाद उसमें ये चीज़ें बता दी कि एप्लीकेशन पर इतना, अलॉटमेंट पर इतना, फर्स्ट कॉल पर इतना और फाइनल कॉल पर इतना। अब जो कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, मुझसे जुड़ने के लिए इतने रुपए एप्लीकेशन, इतने रुपए अलॉटमेंट, ऐसे उसको पैसे देने होंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो मेरे प्रॉस्पेक्टस को पढ़कर मुझसे जुड़ना चाहेगा वो एप्लीकेशन मनी भेज देगा। तो यहाँ कितने लोगों ने एप्लीकेशन मनी सेंड की है? पूरे 40,000 लोगों ने एप्लीकेशन मनी सेंड की है। और कंपनी ने इशूड कितने किए थे? 40,000 ही इशूड किए थे। एग्जैक्ट बराबर है, ना कम है ना ज़्यादा। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा एप्लीकेंट आ सकते हैं? जी हाँ, जो गुडविल प्राप्त या जिनकी रेपुटेड ओनर कंपनियां होती हैं, गुडविल होती है, वो जब भी शेयर इशूड करते हैं तो उनके नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं। मतलब ये कि वो जितने शेयर इशूड करते हैं खरीदने वाले उससे ज़्यादा आते हैं, उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी बनती है, कंपनी जितने शेयर इशूड करती है खरीदने वाले उतने नहीं आते हैं, उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो लेकिन यहाँ ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, एग्जैक्ट बराबर है। कंपनी ने कितने शेयर इशूड किए हैं? 40,000। और ख़रीदने वाले कितने आ गए? 40,000। मतलब पूरे 40,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि भैया हमें कल्पना लिमिटेड के शेयर चाहिए। तो उन 40,000 लोगों ने सबसे पहले क्या दिया? 3 रुपये एप्लीकेशन के दिए। तो 40,000 लोगों ने जब 3 रुपये एप्लीकेशन दिया तो कंपनी के खाते में उन्होंने कितने रुपए जमा कर दिए? 1,20,000 रुपये उन 40,000 लोगों ने 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन कंपनी के खाते में जमा कर दिया है। तो जब 40,000 लोगों ने 3 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपये कंपनी के खाते में जमा कर दिया है, मतलब टोटल कितने रुपए जमा हो गए? 1,20,000 रुपये। आगे आते हैं, ये पूरे 1,20,000 रुपये कंपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगी, क्योंकि ना तो यहाँ कोई एक्सेस मनी दिख रही है और ना ही कोई अंडर मनी है। मतलब कंपनी ने कितने शेयर इशूड करने थे? 40,000।
और एप्लीकेंट कितने आए 40,000, एग्जैक्ट बराबर हैं। तो जितने शेयर इशूड होते हैं, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने शेयर इशूड होंगे, एप्लीकेंट कितने शेयर के आए ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है जितने शेयर इशूड होंगे उतने शेयर का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ कितने शेयर इशूड करने थे कंपनी को 40,000, एप्लीकेंट कितने आ गए 40,000, तो 40,000 के 3 रुपये के हिसाब से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होगा। वो भी कितने रुपए ट्रांसफ़र करना होगा 1,20,000। अब आपके समझने के लिए यहाँ मैं बता देता हूँ कि 40,000 लोगों ने 3-3 रुपये कंपनी के लिए जमा किए, कंपनी के पास जमा किए, तो ये 1,20,000 रुपये क्या मिला था, एप्लीकेशन मनी थी, और इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो भी कहाँ, शेयर कैपिटल में। अब ये 40,000 लोग रजिस्टर्ड हो गए जिन्हें शेयर चाहिए। अब कंपनी इनसे अलॉटमेंट पर कुछ पैसे मांगेगी, तो कंपनी ने इनसे अलॉटमेंट मांगा, वो भी कितने रुपए का अलॉटमेंट मांगा, 3 रुपये अलॉटमेंट ड्यू हुआ। कहा है कंपनी ने, आइए आप अपने 3 रुपये लेकर आइए और हमसे शेयर लेकर जाइए। जब कंपनी ने कहा 3 रुपये लेकर आइए, तो 40,000 लोगों से कहा है। अब 40,000 रुपये से 3 रुपये कंपनी ड्यू कर रही है, मतलब टोटल कितने रुपए ड्यू कर रही है, 1,20,000 रुपये ड्यू कर रही है। अब ये 1,20,000 रुपये कंपनी ने मांगा है। अब कंपनी को मिलेंगे कितने, अब वही चीज़ यहाँ याद रखिएगा, कहा है कंपनी की समस्त राशियाँ, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, यथा समय प्राप्त हो गई हैं। जब क्वेश्चन में चीज़ें मांगी गई हैं, जब अमाउंट ड्यू हुआ है, तब वो पेड भी हुआ है, मतलब कोई भी ड्यूज़ एरियर के तौर पर बाकी नहीं है। तो जब सारे पैसे यथा समय मिल गए हैं, तो 40,000 लोगों ने पूरे 3-3 रुपये चुका दिए हैं। कंपनी ने 40,000 लोगों से 3 रुपये मांगा अलॉटमेंट के लिए, और उन 40,000 लोगों ने पूरे 3 रुपये चुका दिए अलॉटमेंट के, मतलब कितने रुपए चुका दिए, 1,20,000। ये तो ड्यू हुआ था अलॉटमेंट, और ये बैंक अकाउंट बना फॉर अलॉटमेंट। ठीक, अब हम आते हैं फर्स्ट कॉल पर। कंपनी ने फर्स्ट कॉल भी मांगी है, वो भी कितने रुपए मांगी है, 2 रुपये। प्रत्येक शेयर होल्डर से कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी है 2 रुपये। तो जब कंपनी ने प्रत्येक शेयर होल्डर से 2 रुपये मांगे, तो कितने शेयर होल्डर हैं, 40,000। ध्यान रहे, ये जर्नल एंट्रीज हमेशा सब्सक्राइब से होती हैं, जितने शेयर सब्सक्राइब्ड होते हैं उतने से। यहाँ कितने शेयर आवेदक के तौर पर आए थे, 40,000, और पूरे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए। तो जब पूरे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, तो एंट्री कितने से बनेगी, 40,000 से बनेगी, क्योंकि 40,000 अंशों का निर्गमन हो रहा है। तो 40,000 से कंपनी ने 2 रुपये मांगे फर्स्ट कॉल के। तो जब 40,000 शेयर के 2 रुपये कंपनी ने मांगे हैं, मतलब टोटल कितने रुपए मांगे गए हैं, 80,000 रुपये मांगे गए हैं शेयर फर्स्ट कॉल के लिए। कितना पैसा मिला है, समस्त राशियाँ यथा समय प्राप्त हो गई। उन 40,000 लोगों ने पूरे 2-2 रुपये चुका भी दिए हैं, तो मतलब कितने रुपए चुका दिए गए, 80,000 रुपये पूरा कंपनी को मिल भी गया है। फिर हम बात कर लेते हैं शेयर फाइनल कॉल पे। शेयर फाइनल कॉल पे 40,000 शेयर के कंपनी ने 2 रुपये मांगे हैं, मतलब कितने रुपए मांगे हैं, 80,000 रुपये कंपनी ने मांगे हैं। और यहाँ पे पूरे 40,000 लोगों ने, या 40,000 एप्लीकेंट, या 40,000 शेयर होल्डर ने पूरे 2 रुपये चुका दिए हैं। तो जब 40,000 ने 2 रुपये चुका दिए, मतलब कितने रुपए चुका दिए हैं, 80,000 रुपये। ये शेयर फाइनल कॉल है, और ये बैंक। यहाँ देखिए बेटा, मैंने ये ऐसा क्यों किया, अगर एग्ज़ाम में आप ये कैलकुलेशन करते हो, तो आगे आने वाली आपकी प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम जो जर्नल एंट्रीज़ के लिए होंगी, वो शांत होंगी, या कह लीजिए कम हो जाएंगी। ये ऐसा हुआ क्या, एक बार आप पुनः समझ लीजिए कि एक कल्पना लिमिटेड नाम की कंपनी है, रजिस्टर्ड है, जिसने अपने 10 रुपये वाले शेयर इशूड किए। अब पहले आप यहाँ ये डिसाइड कर लो कि ये इशूड एट पार था कि इशूड एट प्रीमियम था। ध्यान दीजिएगा बेटा, 10 रुपये वाले शेयर थे,
10 रुपए वाले शेयर थे। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि इश्यूड एट पार था कि इश्यूड एट प्रीमियम था। तो 10 रुपए के लिए 3 3 6 2 8 2 10 रुपये, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं था, इश्यूड एट पार था। आगे बढ़ते हैं। इश्यूड एट पार था, तो चलिए जब हमने इतना जान लिया, पहले आप ये डिसाइड कर लेना कि इश्यूड एट पार है कि इश्यूड एट प्रीमियम है। पूरे 10 रुपये बन रहे थे, पूरे 10, 3 3 6 2 8 2 10, इश्यूड एट पार। तो जब पूरे इश्यूड एट पार हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं कि कंपनी ने 10 रुपये वाले 40,000 अंशों का निर्गमन किया। कितने अंशों का निर्गमन किया? 40,000 अंशों का निर्गमन किया। तो कल्पना लिमिटेड ने 40,000 अंशों को इशूड किया, वो भी 10 रुपये वाले। एप्लीकेशन पर मांगे 3 रुपये, अलॉटमेंट पर मांगे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर मांगे 2 रुपये और फाइनल कॉल पर मांगे 2 रुपये। तो एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2, फाइनल कॉल पर 2, टोटल मिला के हुए 10, मतलब पूरे मांग लिए हैं 10 रुपये। तो पहली चीज़ तो फेस वैल्यू के बराबर है, मतलब इश्यूड एट पार है। सम मूल्य पर निर्गमन, जब सम मूल्य पर निर्गमन है तो सबसे पहले देखिए कितने शेयर इशूड हुए हैं? 40,000। और कितने शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं? पूरे 40,000। मतलब कंपनी 40,000 शेयर इशूड कर रही है और ख़रीदने वाले भी 40,000 हैं। तो 40,000 लोगों ने 3-3 रुपये कंपनी को दिए एप्लीकेशन के, तो 40,000 से 3 रुपये मिल गए, मतलब टोटल कितने रुपए मिल गए? 1,20,000। उन 1,20,000 रुपये को कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगी। फिर बात आई अलॉटमेंट की। 40,000 से 3 रुपये ड्यू करेगी कंपनी, तो अलॉटमेंट ड्यू हुआ 1,20,000, और फिर 40,000 से 3 रुपये मिल जाएंगे, मतलब टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे? 1,20,000। 40,000 से 2 रुपये कंपनी ने फर्स्ट कॉल के तौर पर ड्यू किया, 80,000 ड्यू हुआ, 80,000 मिल भी जाएगा, किसी से कोई एरियर नहीं हुआ है, पूरे शेयर होल्डर ने पूरे पैसे चुकाए हैं। 40,000 के 2 रुपये फाइनल कॉल के तौर पर मांगे गए 80,000, और पूरे 80,000 मिल भी गए हैं। इतना तो आपने जान लिया। अब इसके बाद हम सीधे जर्नल एंट्रीज पर चलेंगे। तो आप सबसे पहले जर्नल एंट्रीज का कॉलम बना लीजिए। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कल्पना लिमिटेड। देखिए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कल्पना लिमिटेड। कल्पना लिमिटेड, और ये जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा। एक क्रेडिट अमाउंट हुआ, ये डेबिट अमाउंट हुआ, एक एलएफ का कॉलम बनेगा, लेज़र फोलियो नंबर, और एक कॉलम बनता है डेट का, एक कॉलम बनता है डेट का। क्योंकि यहाँ डेट इश्यू नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हम थोड़ा सा छोटा बना दे रहे हैं। डेट, एक कॉलम डेट का, एक पार्टिकुलर, एक कॉलम एलएफ लेज़र फोलियो नंबर, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। आप कोई भी क्वेश्चन हल करेंगे आपको जर्नल एंट्री ही बनानी होगी। हालांकि अकाउंट्स भी कहे हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री बन गई तो अकाउंट तो बन ही जाएंगे। तो पहले हम एक तरफ से आते हैं। याद करिए मैंने उस दिन आपसे कहा था कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जितने टर्म्स बनेंगे पैसा कलेक्ट करने के, मतलब कंपनी है अपने शेयर इशूड करेगी, जितने टर्म्स में इशूड करेगी हर टर्म्स के लिए 2 एंट्री रखी गई हैं। कंपनी ने सबसे पहले क्या मांगा? एप्लीकेशन, वो भी कितने रुपए से? 3 रुपये से, इसके लिए 2 एंट्री। कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा 3 रुपये, इसके लिए 2 एंट्री। कंपनी ने फर्स्ट कॉल की मांग की 2 रुपये, इसके लिए 2 एंट्री। कंपनी ने फाइनल कॉल की मांग की, इसके लिए 2 रुपये, इसके लिए भी 2 एंट्री। मतलब सब के लिए 2-2 एंट्री बननी है।
मैं जर्नल एंट्री आपको याद भी करा चुका हूँ, लेकिन चूँकि मैंने कहा था आप याद कर लीजिएगा, आप सिस्टमेटिक ढंग से याद कर चुके होंगे। हेडिंग पड़ी है इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। वो पूरी एंट्री यहाँ पोस्ट की जा सकती है, लेकिन हम रूल से पढ़ते हुए चलें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है एप्लीकेशन मिला। और एप्लीकेशन मिला जब कंपनी कल्पना लिमिटेड ने शेयर इशूड किए, 40,000 शेयर इशूड हुआ। 40,000 शेयर इशूड करने के बाद उस 40,000 के 3 रुपये मिले। 40,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया, एप्लीकेंट बने पूरे 40,000। कल्पना लिमिटेड ने इशूड किया था, उससे जर्नल एंट्री ना बनती। जर्नल एंट्री तब तक नहीं बनती जब तक सब्सक्राइब ना होते। तो कल्पना लिमिटेड ने 40,000 शेयर इशूड किया, तो 40,000 शेयर सब्सक्राइब भी हुए हैं, और उन 40,000 लोगों ने कितने कितने रुपए दिए हैं? 3 रुपये एप्लीकेशन के जमा कर दिए। तो सबसे पहले कल्पना लिमिटेड के पास 3 रुपये आए हैं, तो यहाँ बनेगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैंने केवल शेयर एप्लीकेशन लिखा। मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उस क्वेश्चन में कहा है प्रेफरेंस शेयर इशूड किया गया, कहा गया है क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर इशूड किया गया, तो यही जर्नल एंट्री होगी। यहाँ पे आपको फिर लिखना होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। और अगर ध्यान रहे क्वेश्चन में ये कहा गया होगा कि इक्विटी शेयर इशूड किया, तो आप क्लियरली इक्विटी शेयर मेंशन करेंगे। तो यहाँ दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ क्या कहा है? कल्पना लिमिटेड ने अपने 10 रुपये वाले प्रति अंश 40,000 अंशों का निर्गमन किया। ना तो क्षमता अंश कहा है और ना ही पूर्वाधिकार अंश कहा है, इसलिए हमने टू शेयर एप्लीकेशन लिखा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो सबसे पहले आइए, यहाँ पे कितने रुपए बैंक अकाउंट मिले थे? 40,000 अंशों से, 40,000 सब्सक्राइबर से कितने रुपए जमा हुए थे? 3। मतलब टोटल कितने रुपए मिले थे? 1,20,000 रुपये मिले थे। टोटल 1,20,000 रुपये मिले थे। टोटल 1,20,000 रुपये मिले थे। जब 1,20,000 रुपये मिले थे तो हमने एंट्री में दिखाया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। आगे आते हैं, शेयर एप्लीकेशन के बाद दूसरी एंट्री क्या बनेगी? तुरंत इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जितना शेयर एप्लीकेंट थे वो तो सब्सक्राइबर थे, उसमें से जितने शेयर इशूड हुए हैं उनका पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कितने शेयर इशूड हुए हैं? 40,000 इशूड थे, 40,000 सब्सक्राइबर आ गए, तो पूरे इशूड हुए हैं। तो पूरे 40,000 के 3 रुपये कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए गए। मतलब कितने रुपए कैपिटल में ट्रांसफ़र हुए हैं? 1,20,000 रुपये। तो एंट्री क्या बनी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना बच्चों, मैंने नरेशन नहीं लिखा। मैंने उस दिन भी कहा था एग्ज़ाम की दृष्टि से नरेशन उतने महत्वपूर्ण नहीं। आप चाहो तो लिख सकते हो, एक टाइम टेकिंग प्रक्रिया है, जो कुछ हुआ वही दिखाना होगा। जैसे यहाँ नरेशन आप लिखते हो तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड दिखाना होगा, और यहाँ लिखते हो तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं? पूरे 1,20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब हम आ गए शेयर अलॉटमेंट पर। सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट ड्यू होगा। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुआ कितने शेयर का? 40,000 शेयर्स के पैसे ड्यू हुए हैं। तो जब 40,000 शेयर के पैसे ड्यू हुए हैं, वो भी कितने रुपए? 3 रुपये। मैंने बता रखा है जब शेयर अलॉटमेंट ड्यू होगा तो शेयर अलॉटमेंट के लिए एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
शेयर अलॉटमेंट का पैसा सबसे पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ ये दिखाएगी कंपनी कि आप इतना पैसा लेके आइए, इस पैसे को हम अलॉटमेंट में भेजेंगे, कैपिटल के लिए हम इतना पैसा मांग रहे हैं। मैंने उस दिन आपको क्लियरली डिस्क्राइब किया था कि कोई भी कंपनी कुछ पैसा एप्लीकेशन पर लेती है, कुछ पैसा अलॉटमेंट पर लेती है, कुछ फर्स्ट कॉल पर, कुछ फाइनल कॉल पर। वो जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें होंगी वैसे वैसे वो पैसे कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ कंपनी ने कहा कि आप अब 3 रुपये लेकर आइए और अपने शेयर लेकर जाइए। तो उस दिन जब 40,000 लोग आए और कितने रुपए लेकर आए? 3 रुपये। कंपनी ने डायरेक्ट कहा है सबके पूरे पैसे प्राप्त हो चुके हैं। तो 40,000 शेयर के पहले तो 3 रुपये ड्यू हुए हैं। मतलब कितने रुपए ड्यू हुए? 1,20,000। 1,20,000। लेकिन पैसे जब मिलने की बारी आएगी तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब कंपनी के पास पैसा आएगा। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, और वो भी कितने रुपए? पूरे 1,20,000 रुपये कंपनी के पास आ चुका है, कहीं कोई एरियर नहीं हुआ था। आप और इसे समझ ले एक बार। कल्पना लिमिटेड ने 40,000 अंशों का निर्गमन किया, 40,000 लोग सब्सक्राइबर बने, 40,000 लोगों ने 3-3 रुपये एप्लीकेशन के जमा कर दिए। तो जब 40,000 लोगों ने 3-3 रुपये एप्लीकेशन के जमा किए तो पहले कल्पना लिमिटेड के पास वो 3 रुपये एक से, तो 40,000 से 3 रुपये का हिसाब मतलब 1,20,000 रुपये आया। तो कल्पना लिमिटेड के पास पैसा पहुंचा तो उनकी कंपनी, उनकी पुस्तक, उनकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। वो दिखाएंगे हमारे पास पैसा आया। किसका पैसा आया? शेयर एप्लीकेशन का। तो शेयर एप्लीकेशन उनके लिए इनकम बन गया। तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर कल्पना लिमिटेड ने शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वो एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट था तो यहाँ डेबिट किया गया, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। फिर कल्पना लिमिटेड ने शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया। तो शेयर अलॉटमेंट तक उस दिन उन्होंने खर्च दिखाया है कि हम शेयर देने के लिए बुला रहे हैं, ये खर्च है हमारे, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट होगा खर्च के लिए। और इस पैसे को कल्पना लिमिटेड कहाँ दिखाएंगी? शेयर कैपिटल में। फिर कल्पना लिमिटेड के पैसे मिल जाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो वो इनकम बनेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और टू शेयर अलॉटमेंट इनकम बनेगी। फिर कल्पना लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल इशूड की है। फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा है, वो भी कितने रुपए? 2 रुपये। तो 40,000 शेयर से 2 रुपये मांगा है, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल जितना भी मांगा जाएगा पूरे फर्स्ट कॉल का पैसा डेबिट करके उसको दिखा देंगे कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा वो ड्यू दिखाएंगे कि ये पैसा पूरा का पूरा हमें कैपिटल में भेजना है। फर्स्ट कॉल डेबिट हो गई खर्च के तौर पर, और वो पैसा भेज दिया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांगे हैं? 2 रुपये। तो 40,000 शेयर से 2 रुपये मांगे हैं, मतलब फर्स्ट कॉल के लिए कितने रुपए मांगे गए हैं? टोटल 80,000 रुपये मांगे गए हैं। अब बात आई पैसे मिलने की। तो फर्स्ट कॉल के जब 80,000 रुपये मांगे गए हैं, पूरे 80,000 रुपये मिल भी गए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तब उस जगह पे आप एंट्री दिखाइएगा पूरे 80,000 रुपये मिल गए हैं, कहीं किसी से कोई ड्यूज़ नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर हम बात करते हैं शेयर फाइनल कॉल की। शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल के लिए एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहले शेयर फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल भी 40,000 शेयर के कितने रुपए ड्यू हुए हैं? 2 रुपये। तो जब शेयर फाइनल कॉल ड्यू होगी तो एंट्री बनानी होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 40,000 शेयर से 2 रुपये शेयर फाइनल कॉल के ड्यू किए गए, मतलब टोटल कितने रुपए ड्यू किए गए? 80,000 रुपये।
और ये 80,000 रुपये पूरे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। 80,000 रुपये कैपिटल के लिए है। फिर पैसा मिलेगा, तो जब पैसा मिलने की बारी आई तो कंपनी ने क्लियरली कहा है समस्त राशियां प्राप्त हो गई हैं। मतलब ये 40,000 लोगों ने पूरे 2 रुपये चुका दिए हैं, मतलब कितने रुपए मिल गए? 80,000। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। जनरली 80,000 रुपये पूरे मिल गए। जनरली इसी जगह पर क्वेश्चन अंत हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक लाइन और एक्स्ट्रा दी गई है। एक्स्ट्रा ये दिया गया है अंश निर्गमन पर व्यय हुए 20,000 रुपये। बस इतना कहा है कि कंपनी ने शेयर इशू करने के लिए 20,000 रुपये खर्च किए। कहाँ से कंपनी खर्च करेगी? तो कंपनी ने जो बैंक अकाउंट हासिल किया यहीं से खर्च होगा। और आपने पढ़ा है खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कंपनी ने 20,000 रुपये खर्च किए हैं, तो शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये अलग से कंटेंट आ रहा है। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो भी कितने रुपए खर्च कर दिए जाएंगे? 20,000 रुपये। अगर ये क्वेश्चन में ना दिया होता तो एंट्री वहीं पे समाप्त हो जाती। यहाँ पे आप जर्नल का जोड़ लगा लेंगे। जर्नल का जोड़ लगाएंगे 2,40,000, 2,40,000, 4,80,000, 1,60,000, 6 लाख, 7,60,000, 7,80,000 रुपये टोटल ऑफ जर्नल। वही 7,80,000 रुपये यहाँ भी हो जाएगा। इतना बन जाने के बाद फिर हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैंने नरेशन नहीं लिखा है, मैं आपको नरेशन बता दे रहा हूँ। जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन मनी मिला, तो यहाँ आप नरेशन बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन के लिए बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ के लिए जब शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया गया, तो आप बताएंगे नरेशन के लिए बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुआ, तो आप उसके लिए नरेशन बनाएंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। और जब शेयर अलॉटमेंट मनी मिल जाएगी, तो आप नरेशन बनाएंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, तो आप बनाएंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। जब पैसा मिल जाएगा, तो बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। और उसके बाद जब शेयर फाइनल कॉल मांगी गई, तो बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, और यहाँ पे बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। और शेयर इशू एक्सपेंस के लिए बीइंग शेयर इशू एक्सपेंस पेड। अब हम चलेंगे बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मैंने उस दिन बताया था कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 की अनुसूची 3 में बैलेंस शीट बनाई जाएगी। चलिए, इतना हमने जान लिया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 अनुसूची 3 में बैलेंस शीट बनाई जाएगी। उसमें आपने ये पढ़ा था बैलेंस शीट में, यहाँ सीरियल नंबर होगा, हम यहीं लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे पार्टिकुलर, यहाँ पे नोट टू अकाउंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होगा। नोट टू अकाउंट जब से ये वर्टिकल बैलेंस शीट आई है तब से नोट, क्योंकि पहले बैलेंस शीट जो बनती थी पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बनती थी, अब बैलेंस शीट बनती है और उसका डिस्क्रिप्शन बाहर होता है। फिर यहाँ आप प्रीवियस या करंट रिपोर्टिंग पीरियड का अमाउंट दिखाएंगे, अमाउंट फॉर करंट रिपोर्टिंग पीरियड। यहाँ अमाउंट फॉर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड दिखाएंगे, जो कि नहीं दिया है, और ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट के लिए होता है।
किसके लिए होता है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट के लिए। जब किसी कंपनी ने अपनी कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है तब के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट की शुरुआत में मैंने कहा था आप शुरुआत करेंगे, दो पक्ष होंगे। एक पहले तो इक्विटी कहते, लायबिलिटी और एसेट्स कहते थे, अब उसे इक्विटी एंड लायबिलिटी नाम से जाना जाता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। और दूसरा असेट्स से लिखा जाएगा। किससे शुरुआत होगी? असेट्स से। एक इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ और दूसरा असेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहले होगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, अंशधारियों के लिए शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड्स में दिखाया जाता है शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड्स में दिखाया जाता है शेयर कैपिटल। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाया जाएगा वो मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया। पर्टिकुलर, नोट टू अकाउंट, करंट अकाउंट, वो करंट रिपोर्टिंग पीरियड का अमाउंट होगा और अमाउंट फॉर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाना शुरू किए तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड के बाद शेयर कैपिटल। अब यहाँ बात आई शेयर कैपिटल में क्या, कितना, तुरंत इसका नोट टू अकाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा एक, और फिर इसका नोट टू अकाउंट डिस्क्राइब किया जाएगा, जो कि अभी हम नोट टू अकाउंट आगे आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। लेकिन पहले यहाँ अमाउंट तो जोड़ना होगा। तो आप देखिए यहाँ शेयर कैपिटल जर्नल एंट्री में कहाँ कहाँ मिली है। हम एक एक तरफ से आते हैं। सबसे पहले यहाँ शेयर कैपिटल मिली है, फिर दूसरी बार शेयर कैपिटल कहाँ मिली है? यहाँ मिली है। तीसरी बार शेयर कैपिटल कहाँ मिली है? ये मिली शेयर कैपिटल। फिर शेयर कैपिटल कहाँ मिली है? ये मिली। टोटल कितनी बार शेयर कैपिटल मिली है? 4 बार। और चारों बार शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है। अब फाइनली हम चारों शेयर कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट करेंगे। 1,20,000, 1,20,000 के बाद 1,20,000, 2,40,000, 2,40,000 के बाद 80,000, 3,20,000 और ये 80,000, 4 लाख। तो पूरा शेयर कैपिटल कितने रुपए हो चुका है? 4 लाख रुपए यहाँ पे आ चुका है, 4 लाख रुपए। लेकिन आप जानते हैं शेयर कैपिटल अथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, रिजर्व। तो रिजर्व कैपिटल का तो बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम नोट टू अकाउंट इसका डिस्क्रिप्शन बना रहे होंगे तो वहाँ नोट टू अकाउंट में हम दिखाएंगे कि ये कहाँ कहाँ से कितनी कैपिटल आई है। इसीलिए हमने यहाँ नोट टू अकाउंट डाल दिया है 1। अभी आगे इसका पूरा ब्यौरा मिलेगा। और कहीं कहीं आप ऐसा भी होगा कि बैलेंस शीट के साथ साथ नोट टू अकाउंट बनेगा। यहाँ तो चीज़ें मिल गई, नहीं तो हम पहले नोट टू अकाउंट बनाते उसके साथ बैलेंस शीट बनाते। दूसरे नंबर पर रिजर्व एंड सरप्लस होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में है नहीं। लेकिन चूंकि अगले क्वेश्चन में मिलेगा इसलिए हम आज से ही दिखा रहे हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस भी दिखाया जाता है। और फिर दिखाया जाता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी जैसे डिवेंचर वगैरह दिखाए जाते हैं वो इसमें आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। और फिर करंट लायबिलिटीज़ में यहाँ कुछ नहीं है, यही इतनी चीज़ें शेष थी। आप देख सकते हो, मैंने कहा था बैलेंस शीट में वही चीज़ें दिखाई जाएंगी जो बचा है। बचा क्या? आप इधर देखिए, मैं क्रॉस लगाता हूँ। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, ख़त्म। इस क्रेडिट से ये डेबिट ख़त्म। फिर यहाँ शेयर अलॉटमेंट डेबिट था, यहाँ शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है, इससे ये ख़त्म। यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट थी, यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट थी, इससे ये ख़त्म। क्यों? तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़ा उतने से ही डेबिट है, दूसरा उतने से ही क्रेडिट है, तो दोनों समाप्त हो जाते हैं। यहाँ शेयर फाइनल कॉल डेबिट है और यहाँ शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट है, ख़त्म। मतलब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बचा क्या है? केवल और केवल बैंक कैपिटल, बैंक कैपिटल, बैंक कैपिटल और शेयर इशू एक्सपेंस और बैंक। मतलब केवल कितनी चीज़ें बची हैं? 3 चीज़ें, बैंक अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट और शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट। तो शेयर कैपिटल तो हम दिखा चुके हैं 4 लाख रुपए। अब आगे बढ़ते हैं असेट्स। असेट्स में ये ग्रैंड टोटल होगा इसका, और ग्रैंड टोटल होने के बाद कितने रुपए निकल के आया? 4 लाख रुपए। असेट्स में नॉन करंट असेट्स,
नॉन करंट असेट्स, मैंने बताया था ये वे संपत्तियां होती हैं जो कई वर्षों तक साथ देती हैं। नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन हम दिखा रहे हैं। फिक्स्ड असेट्स के बाद इसमें भी दो टुकड़े होते हैं, आप ए बी करके दिखा सकते हो। एक होता है टेंजिबल असेट्स, ये वे असेट्स होती हैं जो दिखाई देती हैं, जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। हाल फिलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स। वैसे अगर आपने यहाँ फिक्स्ड असेट्स लिख दिया है तो अब आपको इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं मिटा रहा हूँ। फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स के बाद आप यहाँ दिखाएंगे अदर नॉन करेंट असेट्स। यहाँ वो संपत्तियाँ दिखाई जाएंगी जो समाप्त ना हुई हों, अभी बनी हुई हों और करंट भी ना हो, तो उसमें आता है शेयर इशू एक्सपेंस। अदर नॉन करंट में क्या आएगा? शेयर इशू एक्सपेंस, और वो भी कितने रुपए हैं? 20,000। शेयर इशू एक्सपेंस आया 20,000 रुपये। फिर हम आएंगे करंट असेट्स, करंट असेट्स, और करंट असेट्स में दिखाया जाएगा कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक देखते हैं। बैंक यहाँ डेबिट है 1,20,000, यहाँ डेबिट है 1,20,000, 2,40,000 हो गया। डेबिट में डेबिट जुड़ गया। यहाँ डेबिट है 80,000, 3,20,000 हो गया, और यहाँ भी डेबिट है 80,000, हो गया 4 लाख। तो टोटल बैंक कितने रुपए से आ गया? 4 लाख रुपए से डेबिट हुआ। लेकिन वही बैंक क्रेडिट हुआ है 20,000 से, तो 4 लाख में से 20,000 माइनस हो गया, तो मतलब टोटल कितने रुपए बचे? केवल और केवल 3,80,000 रुपये। ये भी जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद निकल के आया 4 लाख रुपए। अब दोनों पक्ष बराबर हैं, लेकिन नोट टू अकाउंट में ये पहला नोट टू अकाउंट, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब कितने नोट टू अकाउंट बनने हैं? 3। अब चलिए हम नोट टू अकाउंट बनाते हैं बाहर, या यही बैलेंस शीट मिटा लेंगे। यहाँ पे जगह चूँकि खाली करनी है, वो नहीं मिटाना चाह रहा मैं जर्नल एंट्री, ताकि वहीं से नोट टू अकाउंट बनाने में आपको आसानी होगी। तब बैलेंस शीट आप इतना उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा स्क्रीनशॉट। अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो तो अब हम आगे चलते हैं नोट टू अकाउंट पर। और याद रहे, बिना नोट टू अकाउंट बनाए आपको कतई पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, काट दिए जाएंगे नंबर। अब चूंकि आपके पास स्क्रीनशॉट है तो आपको पता है हमें किस किस का नोट टू अकाउंट निकालना है। सबसे पहला नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट, तो पहला नोट टू अकाउंट था शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अब दिखाई कैसे जाती है? ऑथराइज कैपिटल। याद रखना बच्चों, ये दिखाने का तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑथराइज कैपिटल के बाद इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल के बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये सब सीरियल से याद करना है, और मैं बता चुका हूँ पहले पार्ट में। सब्सक्राइब कैपिटल के बाद कॉल्ड अप कैपिटल, और कॉल्ड अप कैपिटल के बाद पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल के बाद पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन लगा के ये प्लेस खाली छोड़ दिया जाएगा। मतलब ये कि ऑथराइज कैपिटल है, हमें पता नहीं है। और अगर यहाँ हम डॉट लगाते हैं तो मतलब कुछ नहीं है, तो ये डॉट तो नहीं लगेगा, मतलब डबल अंडरलाइन लगा दी। और डबल अंडरलाइन क्यों? क्योंकि ये कंटेंट बैलेंस शीट के जोड़ के लिए जिम्मेदार नहीं होते, इसलिए इनको डबल अंडरलाइन के तहत दिखा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कितने शेयर इश्यूड किए थे कंपनी ने? 40,000 शेयर इश्यूड थे, और वो भी कितने रुपए वाले इश्यूड थे? 10 रुपए वाले। तो मतलब टोटल कितने रुपए के इश्यूड थे? 4 लाख के। इश्यूड कैपिटल 4 लाख। डबल अंडरलाइन लग गई, ये भी बैलेंस शीट के जोड़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अब हम आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितने शेयर पब्लिक ने लिए थे? पूरे 40,000 जनता ने अंश ले लिया था। 10 रुपए वाले शेयर लिया था, मतलब कितने रुपए सब्सक्राइब कैपिटल हुई?
4 लाख रुपए। ये भी बैलेंस शीट के जोड़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। फिर हम आ गए कॉल्ड अप कैपिटल। कितने रुपए मांगे जा चुके हैं, तो आप याद करिए, एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये और फाइनल कॉल पर 2 रुपये, टोटल मांगे गए हैं 10। तो 40,000 के 10 रुपये मांगे गए हैं, मतलब कितने रुपए मांगे गए हैं? 4 लाख रुपए। ये भी डबल अंडरलाइन, बैलेंस शीट के जोड़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। फिर पेड अप कैपिटल, यहीं से बैलेंस शीट का टोटल होता है, पेड अप कैपिटल। तो 40,000 शेयर के पूरे 10 रुपये चुकता थे, किसी का कोई एरियर नहीं था, मतलब टोटल कितने रुपए मिला? 4 लाख रुपए। और यही बैलेंस शीट में दिखाया गया था शेयर कैपिटल में। अब हम आते हैं दूसरे नोट टू अकाउंट पर। दूसरा नोट टू अकाउंट था अदर नॉन करेंट असेट्स का। वहाँ हेडिंग पड़ी है अदर नॉन करेंट असेट्स, दूसरा नोट टू अकाउंट। हम तुरंत यहाँ दिखाएंगे अदर नॉन करेंट असेट्स में शेयर इशू एक्सपेंस है, शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस। और शेयर इशू एक्सपेंस कितने रुपए था? 20,000 रुपये। ये ख़त्म। इसके बाद तीसरा नोट टू अकाउंट था करंट असेट्स का, करंट असेट्स। और करंट असेट्स में था कैश एट बैंक, करंट असेट्स में है कैश एट बैंक। आपके समझने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखना ज़रूरी नहीं था। पहले एप्लीकेशन पर पैसा मिला, कितने रुपए? 1,20,000। अलॉटमेंट पर कितने रुपए मिले? 1,20,000। फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए मिले? 80,000। फाइनल कॉल पर कितने रुपए पैसे मिले? 80,000। टोटल मिले 4 लाख। लेकिन इसमें से शेयर इशू एक्सपेंस के लिए कितने माइनस हुए? 20,000। तो टोटल यहाँ शेयर इशू एक्सपेंस के लिए माइनस हुआ, शेयर इशू एक्सपेंस। तो टोटल बचे कितने रुपए? 3,80,000। ठीक। इतना करने के बाद तब कहीं जाके आपका ये क्वेश्चन समाप्त होगा। ये पहली प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़िए जिसका नाम है दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस। दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर जुड़कर आप अपनी कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाई को एक नया आयाम दीजिए। यूनिवर्सिटी टॉप करना है आपको टॉप के कंटेंट मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको बांटिए, पहुंचाइए उन तक। ये भारत के कॉमर्स के स्टूडेंट के हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। और तब तक के लिए बाय बाय।